नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? तो दोस्तों, जैसे कि आइए आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा, वीडियो लेक्चर, ये हिस्ट्री आपकी चली रही है क्लास 10th सीबीएसई हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट आपका है। आज की जो हेडिंग है वो है आपकी 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं 1848 में उदारवादियों की क्रांति। ठीक है, उदारवादी क्या थे मैंने बताया था, लिबरल्स के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। लिबरल्स कौन लोग थे? जो जल्दी से अपना डेवलपमेंट चाहते थे, उनको हम लिबरल्स बोलते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा, लिबरल्स के द्वारा जो रेवोल्यूशन हुआ था या रेवोल्यूशन हुआ था वो 1848 में हुआ था। और फ्रेडरिक सोज्यू नामक एक आर्टिस्ट ने जो पिक्चर बनाई थी वो भी 1848 में ही बनाई थी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले आप इन पर ध्यान नहीं देना, सबसे पहले आपको अपनी बुक ओपन करनी है। बुक में आपकी जो हेडिंग है, जो हेडिंग है आपकी 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल, ठीक है, उसको पढ़ना है। जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो इसमें पढ़ोगे आप 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, जो वहां के, भाई 1848 में क्या था, यूरोप के जो गरीब आदमी थे, जो मजदूर थे, जो छात्र थे, ठीक है, और जो बेरोजगार थे, जिनके पास काम करने का कोई भी काम नहीं था, वो सारे क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे, रिबल कर रहे थे। ठीक है, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। उन्हीं के बराबर में, उन्हीं के बिल्कुल साइड में जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। फरवरी 1848 1848 की घटनाओं में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। जब 1848 में 1848 में इतना सब कुछ हो गया, तो जो वहां का राजा था, जो किंग था वहां का, उसको अपनी जो गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी गई थी। ठीक है, अपनी जो पोस्ट थी वो उसने छोड़ दी थी। उसके बाद और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। ठीक है, यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, यूरोप के बाकी उन पार्ट में जहां पर नेशन स्टेट नहीं बनाए गए थे, उन सभी प्रांतों के अंदर, उन सभी स्टेट्स के अंदर, उन सभी प्रोविंस के अंदर क्या हुआ था, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जहां पे यूनाइटेड वो सॉरी नेशन स्टेट नहीं बनाए गए थे, अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्ग तो मिडिल एज के जो होते हैं, ठीक है, मिडिल मिडिल लिबरल, ठीक है, मिडिल जो एज के लिबरल थे, मिडिल लिबरल बोलते हैं जिनको। मिडिल लिबरल के जो स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। ठीक है, वे सभी लोग चाहते थे कि नेशन स्टेट बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा नेशन स्टेट बनाई जाए। और जब नेशन स्टेट बनेगा तो उसी नेशन स्टेट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपने बहुत सारे रूल होंगे। ठीक है, बहुत सारा वहां पे फंडामेंटल राइट्स बनाए जाएंगे लोगों के लिए। तो वहां के जो लोग थे वो सभी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा नेशन स्टेट बने, हमारा भी नेशन स्टेट बना। ठीक है, ताकि उनसे उनकी पहचान हो सके। अब उसके बाद आता है राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ा। यह राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की मतलब लोग कोई भी कुछ भी पब्लिश कर सकता था। ठीक है, किसी भी प्रकार की मैगजीन छाप सकते थे, किसी प्रकार के न्यूज़पेपर छाप सकते थे, उस पर बाउंडेशन ना लगाया जा। और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। और बहुत सारे संगठन बनाए जा, जिनकी पहले क्या था, जब अगर कोई संगठन बनाया जावा था या कोई भी चीज पब्लिश करी जाती थी तो उसकी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। लेकिन नेशन स्टेट बनने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर फंडामेंटल राइट्स लागू कराए दी जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो है स्टेबलाइज करा दी जाएगी। उसके बाद है जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर जन एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। जर्मन इलाके जो थे, जर्मन जो एरिया था, जर्मन एरिया में बहुत सारे जर्मन ने मिलकर क्या किया था, बहुत सारे जो जर्मनीज थे, बहुत सारे जर्मन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक यूनियन बनाई। और इस यूनियन ने क्या किया, यूनियन कहां पे गई, वो यूनियन फ्रैंकफर्ट शहर में गई। कहां पे, कौन सी सिटी में? फ्रैंकफर्ट शहर में गई। और फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमें एक ग्रुप बनाना है और हमें जितने भी लोग हैं हमें सभी को वोट डालना है। 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक है, एक फ्रैंकफर्ट संसद बनाएगी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो आपने सुनी होगी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाएगी, जिसके अंदर 831 आदमी सुनिश्चित किए गए, 831 सीटें थी।
ठीक है, मतलब 831 सीटें थी टोटल जिन पे आदमी बैठे हुए थे। तो 831 आदमी थे जो निर्वाचित थे। प्रतिनिधियों ने अपने सजे धजे जुलूस में जाकर, मतलब नए नए कपड़े पहन के गए, नई नई वेशभूषा में गए, ड्रेसिंग बहुत अच्छे ड्रेसिंग सेंस में गए। तो वहां पर उन्होंने 831 जो सीटें थी वो रिजर्व कर ली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ था। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो असेंबली थी, असेंबली कहां पर हुई थी? सेंट पॉल चर्च में स्थापित की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर जो बैठक हुई थी, जो असेंबली हुई थी, वो कहां पर हुई थी? तो सेंट पॉल चर्च के अंदर हुई थी। ठीक है, सेंट पॉल चर्च के अंदर। उसके बाद उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने कहा कि जर्मन जो देश है उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना होगा। तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो जर्मनों ने क्या किया? जो जर्मन के लोग थे उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वहां पर मांग रखी। और उसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट। सारा पढ़ा रहा हूं, सारा टोटल कुछ नहीं बचेगा इसमें। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, एक संविधान का परफॉर्मा बनाया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ठीक है, मतलब उनका एक राजा बनाया गया, जर्मन जो स्टेट थे उनका एक राजा बनाया गया, जिसको ही बताया गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना है। ठीक है, जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो जो वहां पे जो प्रतिनिधि थे, जो 831 मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि जो पर्सा का राजा है, पर्सा का राजा, पर्सा के देश है, पर्सा के राजा को राजा बनाने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा, सिफारिश की कि पर्सा के राजा को ही राजा बना दो। राजा का नाम था विलियम फेडरिक विलियम चतुर्थ, फेडरिक विलियम फोर्थ, फेडरिक विलियम फोर्थ नाम का राजा था। ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तब उन्होंने, मतलब जो विलियम फोर्थ थे, उनको मना कर दिया कि नहीं, इनको हम राजा नहीं बनाओगे, और एंटी हो गए, अगेंस्ट हो गए उनके। ठीक है, उसके बाद आता है जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था। वहां पे क्या हुआ? जो पढ़े लिखे आदमी थे और जो आर्मी थी, उन्होंने इस चीज का बहुत ही विरोध किया दोस्तों, अगेंस्ट हो गए, एंटी हो गए इस चीज के, कि पब्लिक जिनको चाहती है उन्हें तो राजा बनाने दे, और जिसको नहीं चाहती उनको जबरदस्ती राजा बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं ये, मतलब ये जो है तानाशाही वाली बात हुई थी। तो इससे सभी लोग दुखी थे और इसके खिलाफ सभी ने आवाज उठाई। ठीक है, उसके बाद संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर जो सेंट पॉल चर्च था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट असेंबली जो थी, ठीक है, जो संसद था ना, उसका नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और जो ये फ्रैंकफर्ट असेंबली जहां पर हुई थी, वो हुई थी सेंट पॉल चर्च के अंदर। और बाद में सैनिक बुला के इसको भंग करवा दिया गया था। ये पूरी नहीं हुई थी, इसको भंग कर दिया गया था। ठीक है, उदारवादी आंदोलन, उदारवादी आंदोलन का मतलब लिबरल मूवमेंट्स जो थी। ठीक है, लिबरल उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान का मुद्दा विवादास्पद था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी राइट टू वोट डालने का अधिकार हो। ठीक है, महिलाओं को भी वोटिंग करने का अधिकार हो, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार हो। ऐसे ऐसे, मतलब जो क्वेश्चंस थे वहां पे उठाए गए। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, बहुत सारी लेडीज इकट्ठी हुई, उन्होंने अपने ग्रुप्स वगैरह बनाए, कम्युनिटी बनाई अपनी। ठीक है, तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बनाए। ठीक है, सोशल सोसाइटी बनाई, संगठन बनाए, अखबार शुरू किए। ठीक है, न्यूज़पेपर शुरू कर दिए, और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। तो जहां पे कहीं भी मीटिंग होती थी तो मीटिंग के अंदर लेडीज जाया करती थी। इससे क्या हुआ? जो लेडीज के जो राइट्स थे, ठीक है, वुमेन्स जो राइट्स थे वुमेन्स के, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी मिले। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जो लेडीज थी, पहले क्या था, लेडीज को वोट डालने का अधिकार वहां पे नहीं था। ठीक है, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घ में खड़ा होने दिया था। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चलाई गई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्थापित हुई थी, तब तब लेडीज उसमें गई थी। तो लेडीज को केवल और केवल असेंबली को देखना और सुनने के लिए बुलाया गया था। बाकी लेडीज किसी भी काम में हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। ठीक है, और क्योंकि लेडीज को वोट डालने का अधिकार नहीं था, और जब वोट डालने का अधिकार नहीं था तो इंटरफेयर भी नहीं था। ठीक है, हालांकि रूढ़िवादी ताकतें जो थी, रूढ़िवादी
रूढ़िवादी ताकत जो थी जो 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। ठीक है, रूढ़िवादी लोग मैंने बताया था, रूढ़िवादी और जो उदारवादी, उदारवादी डेवलपमेंट चाहते हैं, रूढ़िवादी डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो राजशाही शासन चाहते हैं। तो राजशाही शासन और मतलब एक दूसरे के एंटी होती है चीजें, एक दूसरे के विपरीत उल्टे होते हैं भाई। उदारवादी अपना अपना क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, और रूढ़िवादी लोग सोचेंगे कि नहीं यार डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक होना नहीं, डेमोक्रेसी आनी नहीं चाहिए, राजाओं के अधीन रहना चाहिए, समाज के अंदर ऊंच नीच भी होनी चाहिए, गरीब और अमीर भी होने चाहिए, और कैटेगराइज भी होना चाहिए सोसाइटी, ऐसा मानना था रूढ़िवादियों का। तो रूढ़िवादी लोग जो थे उन्होंने दबा लिया लिबरल्स को, ठीक है, उनकी पावर ज्यादा थी। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। राजा ने ऐसा सोचा कि आज के टाइम में बहुत बड़ा ये रिबेलियन हो चुका है, बहुत बड़ी ये क्रांति हो चुकी है, नुकसान बहुत हो चुका है। राजा ने सोचा कि मतलब भाई जो इनकी मांगे हैं, इनकी मांगों को पूरा कर दो, फंडामेंटल्स जो राइट टू वोट है वो लेडीज को दे दो, और बाकी जो इनकी इनकी अपनी डिमांड्स है वो भी इनकी पूरी कर दो। ऐसा करने तक जो इनकी रिवोल्यूशन है, जो क्रांति उन्होंने छेड़ी हुई है, वो शांत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हेम्बसबर्ग जो अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदास्त्र और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी। हेम्बसबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्ता प्रदान की, हालांकि इनसे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया था। ठीक है, तो ये आपका रहा उदारवादियों की क्रांति। तो मैंने बताया कि उदारवादी जो लोग थे इनमें वे थे जिन जो बेरोजगार थे, किसान आदमी थे, ठीक है, और क्रांति चाहते थे, वे सारे लोग अपनी डिमांड्स को पूरा करना चाहते थे। तो लास्ट में बहुत सारे मैं आपको पूरी स्टोरी बताई इसके बारे में। अब आपके अपने नोट्स के बारे में हेडिंग मैंने पढ़कर सुना दी, तो ध्यान रखें नोट्स इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें 9 हेडिंग है आपके, 9 पॉइंट है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल में। ठीक है, उदारवादियों की क्रांति के अंतर्गत 9 पॉइंट है आपके। नंबर फर्स्ट है the poor unemployment and straining peasant and workers in many European countries in the years 1848. A revolution led by the educated middle class was underway. दूसरा है आपका men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. सभी लोग चाहते थे, ठीक है, सभी लोग क्या चाहते थे कि हमें जो है वो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक राजा जो है वो राज्य करे। ठीक है, और भाई यूनिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कब बनेगा, जब जब स्टेट यूनिफाइड होगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। उसके बाद है विलियम फोर्थ आ गया ना यहाँ पर, विलियम फोर्थ द किंग ऑफ पर्सिया, विलियम फोर्थ जो किंग ऑफ पर्सिया का था, रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्कीज टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो विलियम फोर्थ को राजा बनाने से इनकार कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, विलियम फोर्थ पर्सिया का राजा था, इसको राजा बनाने से इनकार कर दिया, और जो मोनार्कीज था, मोनार्कीज के अंतर्गत कोई और लाया गया, उसको ज्वाइन करा दिया गया। ठीक है, वाइट द opposition of the aristocracy and military became stronger, the social base of the parliament eroded. उसके बाद आता है the issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberals movement. उसके बाद आता है women had formed their own political association, formed newspaper and taken part in political meeting and demonstrations. ये आपको मैंने सारी बता दिया, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार हो, ठीक है, और महिलाएं मतलब इन्होंने क्या किया, जब इनको अधिकार से वंचित रखेगा, इनको अधिकार नहीं मिले, तब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बहुत सारी सोशल सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी और अपने न्यूज़पेपर निकालने शुरू कर दिए, ठीक है, और ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। वुमेन वर admitted only as observed to stand in the visitors gallery. Ninth, monarchs were beginning to realize that the cycles, if revolution and repression could be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolution. ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं कल फिर। आज भाई थोड़ा सा है ना, मतलब कुछ इमरजेंसी वर्क है। आप तब तक ये मिले, मैंने देखो हेडिंग आपके सामने नोट्स है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है तरीके से। ये नोट्स ही आपको कॉपी में पेस्ट करने हैं। बाकी आपका जो ट्रांसलेशन है वो मैंने हिंदी में आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन कर दिया। समझाने वाली बात जो थी वो आप वीडियो के स्टार्टिंग में समझाई सारी बात, ये तो आपने बाद में भी अपनी तरफ से ना ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।